एवरीवन, दिस इज सी अंजलि बक्कड़ एंड हम लोग सीए इंटर जनवरी 27 अटेम्प्ट के लिए जीएसटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 ई वे बिल कॉन्सेप्ट्स हमने सारे देख लिए हैं। अब क्वेश्चन बैंक देखेंगे। मेक श्योर आप पहले कॉन्सेप्ट्स देखो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आओ, क्योंकि फिर आपको वरना क्वेश्चन बैंक समझेगा नहीं। ठीक है, क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा, बाउंसर चला जाएगा। ओके, एंड काफी चीजें मैं होमवर्क में देती हूँ, अगर सिमिलर क्वेश्चंस मुझे लगे देना चाहिए तो मैं होमवर्क में भी दे देती हूँ। तो पहले कॉन्सेप्ट देखो फिर क्वेश्चन बैंक पे आओ। ठीक है, इफ यू नीड दिस क्वेश्चन बैंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से ये क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक में क्या क्या है, सारे के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। इसके अलावा आरटीपी और एमटीपी के पिछले 5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन है। ठीक है, सो इफ यू नीड दिस क्वेश्चन बैंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 का आपका ई वे बिल का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इजीली फटाफट निपट जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके एमटीपी का भी क्वेश्चन है और स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, इस जगह पे ताकि क्वेश्चन बैंक बहुत बल्कि ना हो जाए, आपका रिपीटेटिव क्वेश्चंस बार बार ना देखना पड़े आपको, इसलिए जहां ऐसा सिमिलर क्वेश्चंस है ना कि भाई आरटीपी एमटीपी में भी है, आपके स्टडी मटेरियल में भी है, ठीक है, वो मैंने ऐसे डाल रखी है कि ये आपके एमटीपी में भी है और आपकी स्टडी मटेरियल में भी है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि आपको दो जगह ये क्वेश्चंस अगर देखने मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा, राइट। ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे देखने चाहिए आपको पहले एक दो रिवीजन में, उसके बाद में जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हो वैसे वैसे आपको पता चल जाता है कौन से आपको नहीं देखने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Question number 1. What are the documents and devices to be carried by person in charge of conveyance under Rule 138A of CGST Rules 2017? हमने कॉन्सेप्ट जब पढ़े थे, चैप्टर पढ़ा था, हमने देखा था कि जो पर्सन इन चार्ज होता है, पर्सन इन चार्ज मतलब जिस भी कॉन्वेंस में आपका जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस कॉन्वेंस का ड्राइवर जो भी रहेगा, ट्रक में जा रहे हो तो आपका जो भी ट्रक ड्राइवर रहेगा, जो भी पर्सन इन चार्ज है, किसका, कॉन्वेंस का, आपके कॉन्वेंस का पर्सन इन चार्ज है, उसके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहनी चाहिए। उसके पास में हमने देखा था एक तो इनवॉइस रहना चाहिए। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसके पास रहना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट इनवॉइस भी हो सकता है, बिल ऑफ सप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, डिलीवरी चालान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। ठीक है, डिलीवरी चालान हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, बिल ऑफ सप्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है उसके पास में रहना चाहिए। उसके अलावा हमने देखा था कि ई वे बिल की एक फिजिकल कॉपी उसके पास में रहनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और अगर फिजिकल कॉपी उसके पास नहीं है तो ई वे बिल का जो नंबर है वो उसके पास में रहना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेकिंग ऑफिसर कर ले, करेक्ट। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस हैज टू कैरी व्हाट 1 2 इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, एज द केस में भी, ठीक है, जो भी है, एंड अ कॉपी ऑफ ई वे बिल इन फिजिकल या फिर ई वे बिल का नंबर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, और मैप्ड टू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, जो हमने पढ़ा था RFID हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है तो ठीक है, अदरवाइज मैप टू RFID जो कि है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। ये क्या होता है, इट इज एम्बेडेड कन्वेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल और एयर और वेसल। ये काहे में होता है, ये रोड से, जब आप रोड से जा रहे हो तब, ये एयर वेसल से या रेलवे से नहीं होता है। ठीक है, क्या ई वे बिल की कॉपी नहीं है, ई वे बिल नंबर जो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं है, तो RFID फॉर्मेट में भी आपको जो है मैपिंग रहती है ई वे बिल की, वो भी रहा तो चलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड, इन सच अ मैनर एज में बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। अंडरस्टूड, ठीक है, हो गया। इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, जो भी है डॉक्यूमेंट उसके पास में रिलेवेंट रहना चाहिए। ई वे बिल का उसके पास में डिटेल्स रहना चाहिए। फिजिकल कॉपी भी रह सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के लिए जीएसटी ई वे बिल नंबर भी रह सकता है, या फिर जो RFID डिवाइस होता है उस पर मैपिंग किए भी होती है ई वे बिल की, वो भी रह सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स हमने पढ़ा था कि ई वे बिल कब मैंडेटरी है, हमने देखा था
व्हेन योर कंसाइनमेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो कंसाइनमेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, इट इज डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 15। ठीक है, सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है, जो भी वैल्यू आपने आपके जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो डॉक्यूमेंट इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, डिलीवरी चालान है, वॉटेवर, जो डॉक्यूमेंट में आपने वैल्यू डिक्लेयर की है, डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है आपकी, वो देखो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, डिक्लेयर्ड वैल्यू जो भी रहेगी वो उसमें ऐड क्या होगा, इंक्लूड्स जीएसटी, दिस इंक्लूड्स जीएसटी। सिर्फ आपको ई-वे बिल के केस में कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त जीएसटी इंक्लूड होता है, बाकी हर जगह आप चाहे टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो, टर्नओवर स्टेट का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो, कंसिडरेशन कैलकुलेट कर रहे हो, व्हाटएवर, जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। ध्यान रखो, जीएसटी सिर्फ एक जगह आप ऐड करते हो, दैट इज टू कैलकुलेट योर कंसाइनमेंट वैल्यू। आपको जीएसटी इंक्लूड करके देखना है कि ये वैल्यू 50,000 से ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, जीएसटी हटा दिया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, याद रखो। ठीक है, जो भी है जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी, सेस, जो भी है आपको इफ एनी इन द डॉक्यूमेंट ऐड करना है। और जो भी एग्जम्प्ट सप्लाई का वैल्यू रहेगा वो आपको माइनस करना है, जो भी एग्जम्प्ट सप्लाई का रहेगा इट शैल बी एक्सक्लूडेड। दिस विल बिकम योर व्हाट, कंसाइनमेंट वैल्यू एज पर सेक्शन नंबर 15। दिस इज योर कंसाइनमेंट वैल्यू, जो भी डिक्लेयर वैल्यू है उसमें जीएसटी ऐड करके और एग्जम्प्ट सप्लाई माइनस करो। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिस्टर एक्स है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मूवमेंट किया है गुड्स का ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 इन रिलेशन टू अ सप्लाई एंड दस जनरेटेड ई-वे बिल। सही किया मिस्टर एक्स ने, रजिस्टर्ड बंदा है, गुड्स का मूवमेंट कर रहा है, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो ई-वे बिल तो जनरेट करेगा ही। हाउएवर, आफ्टर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल ही फाउंड अ मिस्टेक in the e-way bill and wants to edit it. You are required to advise whether he can do so. हमने पढ़ा था आप ई-वे बिल को एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इफ देयर इज अ मिस्टेक, इनकरेक्ट और रॉन्ग एंट्री ई-वे बिल, इट कैन नॉट बी एडिटेड और करेक्टेड। आप उस ई-वे बिल को कैंसल करके एक नया ई-वे बिल जनरेट करोगे अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो। मिस्टर एक्स, जो कि हमेशा ही सबके एक्स गलत ही होते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स यहाँ भी गलत है, ही कैन नॉट एडिट और करेक्ट सच ई-वे बिल, उसको ई-वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा और एक वो नया ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ओनली ऑप्शन इज कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन एंड जनरेट न्यू वन विद करेक्ट डिटेल्स। राइट, ठीक है। हाँ, पता नहीं इसको हर चीज समझानी ही क्यों पड़ती है। Thus, in view of above mentioned provisions, Mr. X cannot edit the e-way bill. However, he can cancel the e-way bill within 24 hours and generate a new one with correct details. ठीक है, सोच रहे होंगे मिस्टर एक्स आया तो मैडम हमेशा ऑफेंड ही हो जाते हैं। हाँ, हो जाती हूँ। ठीक है, तो मिस्टर एक्स इज रॉन्ग, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं शायद इस चैप्टर में आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगी, मैं ही सारे करवा देती हूँ। ठीक है, Tallilal, wow. Tallilal, a registered person, has transported alcoholic liquor for human consumption. सही नाम दिया है। ठीक है, alcoholic liquor for human consumption ट्रांसपोर्ट किया है, कंसाइनमेंट वैल्यू 1,50,000 है, दिल्ली से हरियाणा। ठीक है, he has not generated e-way bill for the same. You are required to examine correctness of action by Tallilal. क्या Tallilal करेक्ट है? हाँ मैम, कैसे? कंसाइनमेंट वैल्यू तो 50,000 से ज्यादा है, लेकिन क्या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी में टैक्सेबल है? नॉन जीएसटी सप्लाई रिवाइज करवा रही हूँ, फटाफट ध्यान दो। नॉन जीएसटी सप्लाई क्या है? जिसपे जीएसटी ही नहीं लगता है, जीएसटी के स्कोप के ही बाहर है, जीएसटी के डेफिनेशन के ही बाहर है। क्या क्या? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आपके पेट्रोल, क्रूड ऑयल, एटीएफ, नेचुरल गैस, वो सब है वो, एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो टल्लीलाल जो है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है दारू का, तो क्या उसने ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए? उसने नहीं किया है, तो क्या करेक्ट है एक्शन उसका? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ई-वे बिल देखो पढ़ते
E-way bill is not required to be generated where goods being transported are alcoholic liquor for human consumption. Thus, the action of Talli Lal Limited of not generating E-way bill is correct in law. कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन पे ये टैक्सेबल प्रोडक्ट्स नहीं है आपके, ठीक है। तो आपको E-way bill जनरेट नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। धनंजय एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन गुजरात। धनंजय एसोसिएट्स गुजरात में रजिस्टर्ड है। डील्स इन इंडस्ट्रियल ग्रेड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, ठीक है। द प्रोप्राइटर जो है सोल्ड टीएमटी आयरन बार्स, जीएसटी जिसपे 18% एप्लीकेबल है। जो प्रोप्राइटर है धनंजय एसोसिएट्स रजिस्टर्ड का, उसने बेचा है, क्या बेचा है? टीएमटी आयरन बार्स बेचे हैं उसने, जिसपे जीएसटी है 18% टू अ रिटेलर इन महाराष्ट्र। गुजरात से महाराष्ट्र में सप्लाई हुआ है। आईजीएसटी लगेगा, इतना तो पता चल गया, ठीक है। एट अ वैल्यू ऑफ 40,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। कंसाइनमेंट वैल्यू जो होते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 अगर है तो ई-वे बिल इज मैंडेटरी। ई-वे बिल इज मैंडेटरी, इतना पता है हमें, ठीक है। अब इस 50,000 में जीएसटी, ये जो है डिक्लेयर जो भी इनवॉइस की वैल्यू रहेगी वो रहेगी, ठीक है। इसमें आपको जीएसटी सेस जो है ऐड करना पड़ेगा, और अगर कुछ एग्जाम सप्लाई है तो वो देगा, ठीक है। तो ये जो 40,000 है, क्या इसमें जीएसटी है? नहीं है, इट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट जीएसटी, ठीक है। एज पर द एग्रीमेंट ऑफ सेल, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट प्रीमाइसेस ऑफ रिटेलर, ठीक है। The transportation cost of 7,000 has been charged separately to deliver the same to the retailer in Maharashtra. 7,000 का अलग से एक चार्ज लगाया गया है, ठीक है। In the above scenario, determine whether e-way bill is required. e-way bill जरूरी है क्या, वो पूछा गया है। देखो, कंसाइनमेंट वैल्यू की मीनिंग जो है वो दिए हुई है एज पर सेक्शन नंबर 15, इंक्लूड्स जीएसटी, चाहे आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी सेस जो भी है वो इंक्लूड होता है, ये दिया है, ठीक है। सिंस arranging freight is liability of supplier, it is a case of composite supply and thus freight charges are to be added in value of principal supply. क्या important point मिला है, ठीक है। mark this question as very important, ठीक है। क्या क्या इसने जो 7,000 किधर गया? 7,000 चार्ज किया है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। ये जो लाइबिलिटी है भाई, जो सप्लाई कर रहा है उसी का ऑब्लिगेशन हुआ ना कि हमें सप्लाई करके देना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो लगेगा, करेक्ट, ठीक है। तो जो ये है धनंजय एसोसिएट्स का प्रोप्राइटर है, उसने 7,000 रुपए इनकर किए हैं। सो ये जो फ्रेट की सर्विस दी गई है, क्या ये कोई अलग सर्विस आप पकड़ोगे क्या? नहीं। जो ये आयरन बार्स गुड्स वो सेल कर रहा है, गुड्स वो सप्लाई कर रहा है, तो उस सप्लाई का ही एक एंसिलरी पार्ट है सप्लाई ऑफ सर्विस। जो उसने फ्रेट की सर्विस दी है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है, एक एंसिलरी पार्ट है, ये कोई अलग से सप्लाई नहीं है। योर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ आयरन बार्स इज मेन सप्लाई हियर, प्रिंसिपल सप्लाई आयरन बार्स है, ठीक है। उसका एंसिलरी ये है क्योंकि आपको वो करना था, इसलिए आपने फ्रेट इंकर किया है। दिस इज योर पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। और आपके 40,000 में 7,000 इंक्लूड होगा, ठीक है। ये हो गया 47,000, ठीक है। मैम 50,000 से कम है, ई-वे बिल एप्लीकेबल नहीं है, नहीं। जीएसटी इंक्लूड नहीं है इस 40,000 में, ये बात याद रखो, ठीक है। अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 47,000 हो गया, ठीक है। कंसाइनमेंट वैल्यू पे आप जीएसटी ऐड करते हो, तो अगर आप 47,000 रुपीज पे 18% जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन अगर नहीं है, क्या नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है जीएसटी रेट क्या है, ठीक है, आप क्या लगाओगे? 18%। आपको क्वेश्चन में नेचर ऑफ सप्लाई, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, नहीं कोई आइडिया है, नहीं दिया है। यहाँ पे क्लियर दिया है गुजरात से महाराष्ट्र में जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो यू विल अज्यूम इट एज इंटर स्टेट, पेपर में नोट लिख के आनेगा, ठीक है। 47,000 पे 18% आप जीएसटी जो है वो कैलकुलेट करोगे, अंडरस्टूड, ठीक है। मेरा कैलकुलेटर मैं
सॉरी मेरा कैलकुलेटर रह गया, ठीक है। 47,000 पे 18% जीएसटी जो है वो आप कैलकुलेट करोगे, एंड देन 47,000 प्लस दिस जो भी जीएसटी का अमाउंट है वो टोटल मिला के आपका कंसाइनमेंट वैल्यू बन जाएगा, जो कि है 55,460 rupees. Now it is greater than 50,000. E-way is required. It is mandatorily required to issue under GST in given case because the value has exceeded 50,000 rupees. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अच्छी केस स्टडी है आपका, इसमें कॉम्पोजिट सप्लाई का केस भी बन गया, ठीक है। आपको कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो भी पता चल गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेसर्स अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, सप्लाईज गुड्स टू बीटा रिटेलर्स गुजरात। पता चल गया, क्या पता चल गया मैम? इंटर स्टेट सप्लाई है, ये तो पता चल गया, ठीक है। ड्यू टू अर्जेंसी पार्ट ए ऑफ ई-वे बिल इज फर्निश्ड बाय बीटा रिटेलर्स, मतलब जो रिसिपिएंट है उन्होंने अर्जेंसी के कारण कुछ तो पार्ट ए की डिटेल्स भरी है। कब भरी? 5 मार्च 2 PM, ठीक है, दोपहर के 2 बजे, 5 मार्च को दोपहर में 2 बजे डिटेल्स भरी गई है पार्ट ए की, ठीक है। गुड्स कब डिलीवर हुए? 7 मार्च को डिलीवर हुए, 7 मार्च को गुड्स डिलीवर हुए एट 10 AM, ठीक है। The details of e-way bill are made available to alpha distributors on common portal immediately upon generation. इस रिसिपिएंट ने सप्लायर को जब उसने जनरेट किया था तभी डिटेल दे दी थी, ठीक है। अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर्स डज नॉट कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट। अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कम्युनिकेट ही नहीं किया है, ना एक्सेप्टेंस ना ही रिजेक्शन, किस चीज का? कंसाइनमेंट का, ठीक है। एग्जामिन टू whom were the details of e-way bill made available under relevant provisions of e-way bill, किसे 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 डिटेल्स अवेलेबल करना था एज पर प्रोविजंस ऑफ ई-वे बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल, और व्हेन विल डीम्ड एक्सेप्टेंस अप्लाई। 3 क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्वेश्चन को, काफी आपका एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, कैंसिलेशन सब कुछ इसमें रिवाइज हो जाएगा। तो आपका जो पहला नंबर का पार्ट है, पार्ट ए, टू whom were the details e-way bill details of e-way bill made available under, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाँ, ई-वे बिल मेड अवेलेबल अंडर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ ई-वे बिल। कौन डिटेल्स कम्युनिकेट करता है? देखो, अगर रिसिपिएंट जो है उसने ई-वे बिल जनरेट किया है, ठीक है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट करेगा किसे? सप्लायर को, इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड, ठीक है। और प्रोविजन आपको याद दिला दूं तो सप्लायर अगर जनरेट करता है ई-वे बिल तो वो रिसिपिएंट को जो है डिटेल्स कम्युनिकेट करता है, इफ द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। वी नो दिस प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट, अपने केस में जो रिसिपिएंट है बीटा रिटेलर्स, उन्होंने जनरेट किया है और उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है सप्लायर को कि अपना सप्लायर रजिस्टर्ड है क्या? बिल्कुल रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, तो ये सही है, सही है, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है, इसने कर तो दिया, लास्ट डेट क्या है? एज पर प्रोविजन 72 आवर्स में उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, और अगर उसने एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, उसने कोई एक्शन ही नहीं लिए, तो इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस, इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर ए है, whom were the details, देखो the details of e-way bill, the details of e-way bill generated shall be made available on the common portal, किसे? सप्लायर इफ रजिस्टर्ड, अगर पार्ट ए की डिटेल्स रिसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर ने फर्निश किए तो, और रिसिपिएंट इफ रजिस्टर्ड वेयर डिटेल्स आर फर्निश्ड बाय सप्लायर और ट्रांसपोर्टर, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया प्रोविजंस, ठीक है। दस इन द गिवन केस पार्ट ए फर्निश्ड बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने पार्ट ए की डिटेल्स फर्निश की, उसने कम्युनिकेट कर दिया है पार्ट ए की डिटेल्स कॉमन पोर्टल पे सप्लायर को, जो कि अपना रजिस्टर्ड है। सिंस अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर, डिटेल्स वर मेड अवेलेबल ऑन 5 मार्च एट 2 PM, ठीक है, ये तो सही गया है, ठीक है, एज पर प्रोविजंस है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कब होना चाहिए? विद इन 72 आवर्स ऑफ डिटेल्स बीइंग मेड अवेलेबल, मतलब डिटेल्स उसने कब दी? डिटेल्स उसने दी 5 मार्च को
2 बजे। अगर 5 मार्च को 2 बजे से आप 72 आवर्स गिनो तो 8 मार्च 2 बजे होता है, ठीक है, 8 मार्च 2 बजे। या टाइम ऑफ डिलीवरी गुड्स डिलीवर कब हुए हैं? गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन 7th of March at 10 AM, ठीक है, गुड्स की डिलीवरी 7th of March को हुई है, तो विच एवर इज अर्लियर, तो 7 मार्च तक जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन है वो हो जाना चाहिए था। क्या वो हुआ है? नहीं, नहीं। इन केस द पर्सन टू whom information is made available does not communicate his acceptance or rejection within the specified time, it shall be deemed that he has accepted the said details। इस केस में आप मान लोगे कि ये जो अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है टाइम पे, इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस, ठीक है, अंडरस्टूड। हो भी गया आपका क्वेश्चन बैंक। 20-25 मिनट में तो अपन ने सारे क्वेश्चंस देख लिया आपके चैप्टर नंबर 15 के, ठीक है। नो होमवर्क गिवन, सारे मैंने ही करवा लिए। एक बार रिवाइज कर लेना सारे क्वेश्चन, बस 2 या 3 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें आपका प्रिंसिपल मेन सप्लाई का रिविजन हो गया, कंसाइनमेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन जो अभी हमने देखा, जिसमें आपका रिजेक्शन, कैंसिलेशन, एक्सेप्टेंस सब कुछ रिवाइज हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें लास्ट डे के लिए मार्क करके रखा, ठीक है। कोई भी और हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।